बात मैं कदीम यूनान की तहज़ीब से शुरू करूँगा। 2500 साल पहले उस ज़माने में बहुत से खुदा होते थे। एक महा खुदा था, उसका नाम था ज़ूस, और वो एक पहाड़ पे रहता था, माउंट ओलंपस। शुरू में अज़ल से सिर्फ चंद खुदा थे। एक ज़ूस था और एक गॉडेस थी। अच्छा, उर्दू में गॉडेस का कोई लफ्ज़ नहीं, आप देवी कह सकते हैं, लेकिन देवी इज़ नॉट अ गॉड। तो प्यार की देवियाँ भी होती हैं ना। तो एक थी केओस, जिसको यूं लिखते हैं ज़ूस दुनिया में तरतीब देता है, वो एक नज़्म व नस्क पैदा करता है, और केओस बेतरतीबी, इंतशार, बदनज़मी, गैर यकीनियत की ज़िम्मेदार थी। आप देखें जो पुरानी तहज़ीबें ना, वो उनमें ये औरत दुश्मनी हमेशा होती है। तो इसीलिए शायद जो ख़राब चीज़ है उसको केओस के साथ मंसूब किया गया। खैर, केओस जो आज हमारा मौजू है, उसका बुनियादी मतलब यही है कि आप एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ पेशेंगोई नहीं की जा सकती है, जहाँ बदनज़मी है, बेतरतीबी है, इंतशार है। और इसके ऊपर इसके साथ आप समझौता भी कर सकते हैं कि ज़िंदगी में आपको क्या पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो हंसी खुशी गुजार लें। कम टू टर्म्स विथ केओस। ये एक फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का कि आज हम जानते हैं कि ये है, कल क्या होगा हू नोज़, तो आप उसकी तैयारी कर ही नहीं सकते। तो एक कदीम ज़माने की ये सोच थी, आज भी है, कि आप हाल को जानते हुए, हाल को और माजी को जानते हुए आगे की बात नहीं कर सकते। आप इस काबिल नहीं हैं, क्योंकि कायनात बुनियादी तौर पर बिना कानून के है। अच्छा, फिर इसमें, इस सोच में एक बड़ा फ़र्क आया तकरीबन 400 साल पहले, और ये न्यूटन का ज़माना था। और न्यूटन ने अपने जो कवानीन लिखे, जो हरकत के कवानीन हैं और साथ जो ग्रेविटी का कानून है, इन दो को जोड़कर जो एक नई तस्वीर हमारे सामने आई दुनिया के बारे में, कायनात के बारे में, वो यकीनियत की थी, वो डिटर्मिनिज़म की थी। उसके बकौल आप अगर माजी को जान सकते अच्छी तरह, मुकम्मल तौर पर, हाल तो कोई चीज़ नहीं होती ना। हाल तो बस, अगर आप कहें कि ये हाल है, तो वो हाल गुजर गया, वो तो माजी में चला गया। तो अगर आप माजी को जान सकें, अगर तो फिर आप पेशन गोई कर सकते हैं, आप सदियों आगे तक पेशन गोई कर सकते हैं। और इसकी बड़ी कामयाबियां हुई। जो उस ज़माने में फ़लकी अजसाम थे, जिनकी हरकत बिल्कुल समझ से बाहर थी। हाँ, उनमें तवातुर था, उनमें रेगुलरिटी तो थी, मगर क्या पता कि क्या होगा, ये नहीं पता ना। अचानक सूरज ग्रहण हो जाता, अचानक चांद ग्रहण हो जाता, फिर ये दुमदार सितारे कहाँ से आए, और आए, उनकी तेज़ रोशनी थी, पूरा आसमान रोशन हो जाता था। लोग खौफ से कांपते थे कि अब क्या होने वाला है, अब कहत आएगा, अब ज़लज़ले आएंगे, अब यहाँ बर्बादी आएगी। तो न्यूटन ने इस कायनात के विजन को पाश कर दिया कि हाँ, अब हम पेशन गोई कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि
आने वाले वक्तों में कौन सा फलकी अजसाम कहाँ पर होगा। और इसकी बड़ी एक बेहतरीन मिसाल है हैलीज कॉमेट की। तो ये एक दुमदार सितारा था जो बड़ा खौफ पैदा करता था लोगों के अंदर। हैली न्यूटन का हमअसर था और वो एक एस्ट्रोनॉमर था, माहिर फलकियात था। वो दूरबीन लेकर ऐसे बैठा होता था रात भर, और ये इस ख़ास कॉमेट को उसने बड़ी देर तक ट्रैक किया। फिर ये गया न्यूटन के पास और उसने कहा कि ये दुमदार सितारा है, कॉमेट है, क्या आपने जो अभी अब नई मैथमेटिक्स डेवलप की है, क्या उसकी मदद से कुछ हम इसके बारे में मज़ीद जान सकते हैं? तो न्यूटन ने बैठकर कैलकुलेशंस की और कहा कि ये 76 साल बाद फिर आएगा और फिर आएगा और फिर आएगा। और ये माजी में आता रहा है हर 76 साल के बाद। हैली मर गया, न्यूटन मर गया, और 76 साल के बाद यही आता रहा है, आता रहा है, आता रहा है। तवातुर है इसमें। गोया कि जो कायनात की तस्वीर न्यूटन ने बनाई, जो तसव्वुर उसने हमें दिया, उसमें एक रेगुलरिटी आ गई, उसमें हम पेशेंगोई करने की उम्मीद कर सकते थे। और कहाँ तक? हमेशा तक के लिए। अच्छा, तो ये सोच बहुत यानी इससे एक डिटर्मिनिज्म न सिर्फ फलकी अजसाम में के बारे में पैदा होती, लेकिन चूंकि आप और मैं पार्टिकल्स के बने हुए हैं ना, एटम्स के बने हुए हैं, एटम्स के बीच में फोर्स होती है, क़ुव्वत होती है। अगर हम वो फोर्स जान सकें, जिस तरह देखें, जो फोर्स, जो क़ुव्वत ज़मीन और चांद को जोड़े रखती है, वो ग्रेविटी है। चलो ग्रेविटी की जगह कोई दूसरी फोर्स लगा लो, लेकिन फोर्स तो फोर्स है। और फिर न्यूटन का कानून ये कहता है कि अगर फोर्स आपको मालूम हो, आपको इक्वेशंस मालूम हो, और अगर आप उनको सॉल्व कर सकें, अगर और वो उस सूरत में आप कर सकते हैं अगर माजी में उन वेरिएबल्स की कीमतें आपको पता हो। तो अगर आपको माजी मालूम हो तो मुस्तकबिल की आप पेशेंगोई कर सकते हैं, जिसका मतलब ये कि हम में कोई फ्री विल नहीं है। ना हक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहे हैं सो आप करें, हमको बस बदनाम किया। हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। हम वी कैन नॉट चेंज आवर लाइव्स। तो इससे ये रिजिड न्यूटोनियन डिटर्मिनिज्म आती। हम बदनाम हुए, लेकिन कहीं से फैसला हो गया कि आगे क्या है। हमारी तकदीर मुय्यन है, पहले से ये तय है कि अभी मुझे ये बोलना है, अभी मुझे ये चुटकी बजानी है। आई डोंट हैव फ्री विल। तो खैर, ये बात मैथमेटिक्स की हद तक बड़ी माकूल लगती थी। फ़लसफ़े की हद तक इस पर आप बहस कर सकते थे। फिर आप इस पर भी बहस कर सकते थे कि अब चूँकि हमें पता है कि न्यूटन का कानून नाकाफ़ी है, कि इसमें इजाफ़ा हुआ है, कि इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आई। क्वांटम मैकेनिक्स में गैर यकीनियत है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स तो छोटी चीज़ों के बारे में, वो तो एटम मॉलिक्यूल के बारे में, बड़ी चीज़ों के बारे में बात करें। हम जो मैक्रोस्कोपिक हैं, बड़े हैं, एटम मॉलिक्यूल नहीं है। थोड़ा आगे आ जाओ, इनको थोड़ा सा आगे कर। हाँ, अच्छा, तो कम से कम जो मैथमेटिशियंस उस वक्त तक जानते थे, तो ये बात ठीक ही लगती थी कि हाँ, इक्वेशंस हैं आपके पास, इनको डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, और अगर इनकी इनिशियल वैल्यूज़ आपको मालूम हों, माजी अगर मालूम हो, तो फिर आगे की बात आप बता सकते हैं। फिर सन 1950 के लगभग एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। एक ऐसा इंकशाफ हुआ कि उसके बाद
ये यकीनियत का तसव्वुर लरज़ गया। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि किस तरह से ही हुआ, और ये MIT में हुआ। एक वहाँ रिसर्चर था, उसका नाम था एडवर्ड लॉरेंस। अच्छा, लॉरेंस मैथमेटिशियन थोड़ा बहुत था, लेकिन उसने पता नहीं थोड़ा बहुत था, बहरहाल उसका काम था मीटेरोलॉजी। जो मौसम की पेशनगोई होती है ना कि कल बारिश होगी, परसों बर्फ़ पड़ेगी, या गर्मी इतनी होगी वगैरह, ये सारे फिज़िक्स के कानून इक्वेशंस में बंद होते हैं, और ख़ुसूसन 3 इक्वेशंस हैं जो फिज़िक्स के लॉज से मंसूब हैं, उनसे डिराइव किए गए। अब उस ज़माने में कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े थे। जो जिस कंप्यूटर पे लॉरेंस ने काम किया वो पुराना IBM 1170 था, या फिर बाद में IBM 360 था। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे, लेकिन उनके अंदर आपको डेटा फीड करना था पंच कार्ड से। तो मैंने भी जब PhD की ना, तो मैं अपना जो डेटा है वो पंच कार्ड्स के ज़रिए से कंप्यूटर में पहुंचाता था। फिर कंप्यूटर जो है वो उधर एक पंच कार्ड रीडर था, वो खट 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 करके पढ़ता था, फिर कंप्यूटर उसके ऊपर सोचता था, फिर जवाब देता था। और जवाब जब देता था तो वो इतने चौड़े कागज़ पर देता, तो वो फिर जमा करके फिर मैं अपने दफ्तर ले जाता। तो लॉरेंस ने भी यही किया होगा। अच्छा, लॉरेंस ने 3 इक्वेशंस थी उसके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। ना पूछे मुझसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लेकिन है कोई चीज़। 3 इक्वेशन थी, वो उसने प्रोग्राम किया हुआ था कंप्यूटर में, और उससे कुछ जवाब निकला, लेकिन वो उससे मुतमईन नहीं था। तो उसने कहा कि मैं यही जो मुझे रिज़ल्ट मिला है, इसको मैं दोबारा हासिल करना चाहता हूँ। अच्छा, जो प्रिंट आउट उसको मिला था उसमें प्रिंटर क्योंकि सारे डिजिट्स नहीं लिखता, वो कुछ छोड़ देता, तो उस कंप्यूटर की एक्यूरेसी 8 डिजिट्स की थी। इस प्रिंटर ने सिर्फ 4 डिजिट निकाले। चलो कोई बात नहीं, जो जवाब निकलेगा उसके नज़दीक ही होगा। तो उसने बड़ी मेहनत से ये 4 डिजिट्स दोबारा डाले उसके अंदर, एक एक करके कार्ड्स के ऊपर कार्ड्स, फिर खिलाए कंप्यूटर को, कार्ड रीडर को। तो जवाब जो निकला, हालांकि उसने कोई गलती नहीं की थी, मिसटाइपिंग नहीं की थी, लेकिन जवाब जो निकला वो ओरिजिनल जवाब से तो उसको प्रिडिक्ट करना था कि आने वाले वक्त में टेम्परेचर क्या होगा। अच्छा, शुरू में उसको वही रिजल्ट मिला जो प्रिंट आउट में मौजूद था, लेकिन अब जो नया रिजल्ट है वो कुछ वक्त के बाद उसमें फ़र्क बढ़ता चला गया। तो वो उसने सोचा कि क्या ये कोई गलत काम तो मैंने नहीं किया, मैंने कोई इनपुट गलत तो नहीं दिया। वो चेक किया, वो बिल्कुल ठीक था। फिर काफ़ी वक्त के बाद उसको ये बात समझ में आई कि वो जो आखिरी 4 डिजिट्स हैं जो उसने इनपुट नहीं किए थे, उसकी वजह से ये फ़र्क आया है। तो मैं थोड़ी सी एक तस्वीर सी बनाता हूँ इसे। अच्छा, समझ लीजिए कि उसको शुरू में ये लाइन मिली कि आज टेम्परेचर इतना है, फ़र्ज़ कीजिए 30 डिग्रीज़ है, और ये बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते 31 पे पहुंचेगा, और फिर ये ऐसे आएगा, और फिर जो भी आगे होना है। तो अब उसने वही डेटा उसमें डाला। तो डेटा ऐसे होता ना कि आप देखते हैं कि इस जगह पे दर्जा हरारत कितना है, यहाँ ह्यूमिडिटी कितनी है, यहाँ एयर प्रेशर कितना है,
ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपको डालना पड़ती हैं मौसम की पेशन गोई के लिए। उस ज़माने में सैटेलाइट्स नहीं होते थे, लेकिन वेदर स्टेशंस थे और एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी थी। चलिए आप 1, 2, 3 दिन आगे तक काफ़ी कुछ बता सकते। अच्छा, तो उसको इस तरह का कोई ग्राफ मिला, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या, लेकिन दिस इज हाउ द टेम्परेचर वुड वेरी इफ ही पुट इन हिज ओरिजिनल डेटा। अच्छा, जब उसने दूसरा डेटा सेट डाला तो शुरू में तो ये ठीक ही उसके साथ गया, यहाँ तक कि फ़र्क नहीं कर सकते, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें फ़र्क इतना ऐसे आया कि ये फिर कहीं और ही चला गया, जिसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल कंडीशंस में ज़रा सा भी अगर फ़र्क आ जाए तो जो आगे की प्रिडिक्शन है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो आगे फ़र्क आता है वो नामुनासिब है, वो हद से ज़्यादा होता। तो इसको मैथमेटिकल केओस कहते हैं, यानी कि एक इक्वेशन के सेट में अगर आप कुछ स्टार्टिंग नंबर्स डालें और उसमें अगर आप ज़रा सा भी चेंज करें तो बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता। अच्छा, अब लॉरेंस ने इसको बार बार किया और उसने ये देखा कि एक बेतरतीबी तो है, लेकिन एक पैटर्न बना, और ये पैटर्न आज मशहूर है बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से, जिसके माने ये बने कि इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गई इनिशियल वैल्यूज़ पर, माजी में जो कुछ था आप उसमें थोड़ा सा भी चेंज करें तो आउटपुट बिल्कुल ही बदल जाएगा। यहाँ तक कि अगर एक तितली बटरफ्लाई यूँ अपने पर फड़फड़ाए तो वो चाइना में हो बेशक, लेकिन उसकी वजह से यहाँ तूफान आ जाएगा। तूफान की प्रिडिक्शन भी किसी इनिशियल कंडीशन से होती है ना। और अब ये जो लॉरेंस की डिस्कवरी थी वो ये कि मामूली फ़र्क अगर आए तो फिर पेशन गोई आप कर ही नहीं सकते, या अगर कर सकते हैं तो वो बहुत महदूद हद तक कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि इधर तक तो ठीक है, चलो इधर भी फ़र्क है, लेकिन आगे क्या होता है, इट इज़ टोटली डिफरेंस। अब मैं आपको सो द वेदर इज़ अ केओटिक सिस्टम। अगर वो जो बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा और बताऊंगा, वो एक मिसाल बनी ऑफ ए केओटिक डायनामिकल सिस्टम, लेकिन और बहुत सी मिसालें हैं और एक आपके सामने ये है। तो ये देखें कि बच्चे इससे पहले खेल रहे थे, तो यू नो व्हाट इट इज़। हाँ, तो क्या बताया था कि ये क्या है? ये मैग्नेट है, और ऊपर क्या मैग्नेट है, लेकिन ये सिर्फ इसको सपोर्ट देने के लिए, ताकि ये इधर ऐसे जुड़ जाए। इसकी मैं आपको मूवी दिखाने वाला हूँ। वो मूवी सिर्फ एक लिहाज से मुख्तलिफ होगी जो एक्चुअल मेरे पास है। असल में ये कोई पिछले 20 साल से 25 साल से मेरे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के ऑफिस, मैंने सोचा कि अब आपको दिखाता हूँ, और ये मैं सबको यहाँ पास अराउंड करूँगा। आप मुझे बताएंगे कि कितने मैग्नेट हैं नीचे यूँ फेर के। ये तो मैग्नेट है, इसके नीचे मैग्नेट हैं, उनकी तादाद मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद इस पर हाथ लगाकर जानेंगे। अब ये एक मिसाल बनती है ऑफ ए मैकेनिकल सिस्टम जिसको
टेक्निकल ज़बान में डायनामिकल सिस्टम कहते हैं। डायनामिकल इसलिए कि इसमें हरकत है। अच्छा, ये हरकत बेतरतीब है, केओटिक है, इसकी आप पेशन गोई नहीं कर सकते। और इसीलिए ये चीज़ इतनी दिलचस्प बनती है। अब क्यों दिलचस्प बनती है वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक और कॉन्सेप्ट रखना चाहता हूँ, विच इज़ दैट ऑफ एन अट्रैक्टर, अ स्ट्रेंज अट्रैक्टर। तो एक आम पेंडुलम लें, ये एंगल, इसको आमतौर पे थीटा कहा जाता है। तो ये मसलन कोई धागे से आपने कोई कोई वज़न बांधा हुआ, तो ये यूं ऑसिलेट करेगा आगे पीछे। और अगर कोई किसी किस्म की मज़ाहमत ना हो, हवा ना हो, अगर यहाँ अगर इस धागे का कोई वज़न ना हो, या वज़न हो भी लेकिन इसमें कोई फ्रिक्शनल लॉसेस ना हो, तो ये कभी नहीं रुकेगा, चलता चला जाएगा। आप अगले साल आएंगे तो तब भी ये चलता चला जाएगा। गोया कि अगर हम एक ग्राफ सा बनाएं, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये एंगल थीटा बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, ऐसे। अच्छा, जब ये डैम्प हो जाएगा, चलिए इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, ओके, लेट मी जस्ट। अच्छा, तो ये आगे पीछे होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें अब किसी वजह से कोई रगड़ आ जाए, कोई हवा की मज़ाहमत आ जाए, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह आगे पीछे होते 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 बिल आखिर इधर ठहर जाएगा। कुछ देर के बाद, 2 मिनट के बाद वो ठहर जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ए that is what is called a strange attractor. इस केस में strange attractor की कोई ख़ास अहमियत नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 strange attractors हैं। यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि कितने strange attractors हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मूवी दिखाना चाहूँगा। An iron ball hangs on a thread, exposed to the force of gravity and the attraction of 3 magnets. If this pendulum is brought to any starting position and then released, it will ultimately come to a stop over one of the magnets. But over which one? That depends solely on the starting position. Each magnet will attract any ball that is released in its immediate neighborhood, but each will also attract some balls whose starting position is farther away. The situation is complex and extremely difficult to grasp within the framework of the experiment.
Here, computer simulation can be of help. We mark the ball's starting point with the color of the magnet over which it comes to rest. To obtain a systematic overview, we do this for a series of points, scattered uniformly over the entire plane. The colored squares represent only their central points. It is possible to refine this structure by using a denser grid of sampling points. Or an even denser grid. An even denser one still. The colors are stirred together into a highly complex structure. How should we understand this picture? In some areas it is quite clear. All balls that are started within a blue area land over the blue magnet. From here, the ball lands on the red magnet. From here, starting from only a slightly different position, on the yellow one. And from a position in between, on the blue one. The magnets seem to compete for the balls down to the smallest detail. Any prognosis as to the behavior of the balls in this area is nearly hopeless. This is chaos, pure and unadulterated. All of the yellow-colored dots, taken together, form the realm of the yellow magnet known as its basin of attraction, a formation displaying wildly interlacing fibers of arbitrarily small thickness. A ball started anywhere inside this area will end up at the yellow magnet. The longer the ball needs to come to rest, the darker the color of the respective sub-area. From here it happens very quickly, and then more and more slowly. The shape of the areas of attraction can change considerably if the experimental conditions are modified. For instance, the length of the thread, or the strength of the magnetic or gravitational force, quantities which mathematicians call parameters.
In this computer simulation, it is easy to reduce the gravitational force to that of the moon, causing the structures to gradually disentangle themselves. And to raise it back to that of Earth. In any case, we observe a peculiar phenomenon. Wherever any two colors meet, there seems to be a narrow strip of the third interposed between them. As far as we can verify, this property continues on down into the tiniest ramifications. Can we trust this perception? Can there really be such an infinitely frayed dividing line? Okay, good. How many magnets? Starting from here, then there, इस तरह से. चलिए ये तो होता रहेगा. जिन इक्वेशंस को सॉल्व किया गया और जिसके केओटिक सॉल्यूशंस अभी आपने देखे, जिससे ये इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बनते हैं जिनमें रेपिटेशन भी है, लेकिन वो यकायक यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से वहाँ, उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल सिस्टम रखता हूँ जो अलजेब्रा पढ़ने वाले भी मुझे, जिसके बारे में कुछ ना कुछ तो बता सकेंगे. ओके, सो एक छोटी सी इक्वेशन लीजिए. xn plus 1 is equal to 2 into xn 1 minus xn. यहाँ n की कीमतें 1, 2, 3, 4 वगैरह हो सकती हैं. n equals 1, 2, 3, इसकी कोई हद नहीं. जिसके माने ये हुए कि अच्छा चलिए अब मैं पूछता हूँ, तुमने पढ़ी है ना अलजेब्रा? ओके, इस इक्वेशन को देखकर मुझे बता सकते हो कि x2 क्या है. n को 1 कर दो तो ये क्या बना? पावर 2 नहीं, सबस्क्रिप्ट x2 सबस्क्रिप्ट 2. तो x1, x2, x3, x4 ये अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो x2 इसके हिसाब से क्या बना? क्विक 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 2, फिर 2 into x1 2 into x1, वेरी गुड. into 1 हाँ, minus x1. वेरी गुड, सही है. जिसके माने ये हुए कि अगर x1 की मेरे पास कोई कीमत हो तो मैं वो कीमत यहाँ डालूंगा, उससे मुझे x2 मिलेगा, है ना? ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताओ कि x3 क्या है? x3 हाँ. 2 into x2 वेरी गुड, into 1 minus x2. वेरी गुड. और फिर आगे, अब तो बहुत आसान हो गया. हाँ, 2 into x3 into 1 minus x3. बहुत अच्छा. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा, तो ये पता चला कि x1 अगर हमें मालूम है तो x2 हम यूं जान सकते हैं, फिर x2 से x3 जान सकते हैं, x3 से x4, और इसकी कोई हद है? नहीं ना, वो तो हम x मिलियन तक जा सकते हैं, फिर x मिलियन प्लस 1 हमें पता चलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो चलिए हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं. लेट्स टेक x1 को क्या, एनीथिंग, बट लेट मी टेक इट एज 0.2. मैं 5.4 भी ले सकता था, लेकिन मैं 0.2 लेता हूँ, ठीक. अच्छा, अब मुझे ये बताओ यहाँ कि x2 की क्या कीमत निकलती है यहाँ. सो इट इज 2
into 2 into हाँ. 0.2 very good into into 1 into हाँ 1 into 1 minus 0.2 very good so how much is that 0.8 नहीं 2 into 0.2 is how much 0.4 0.4 very 0.4 good into 0.8 अच्छा यहाँ क्या बना 1 minus 0.2 0.8 0.8 तो इधर मुझे मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मिला और ये कितना है 0.32 वेरी गुड 0.32 ठीक यानी कि x2 मुझे मालूम हो गया x1 0.2 था ये उससे थोड़ा ज़्यादा है 0.32 है ठीक आगे चलते हैं x3 ये कितना है ये 0.3 2 2 into into 0.3 3 2 into 1 minus 0.3 right and so this is this is 0.64 excellent भाई तुम तो मैथमेटिशियन बनोगे into 0.68 इसको तो देखकर मेरा सर दुखता कि अब मैं अपने सर में कैसे इसको मल्टीप्लाई करूं लेकिन मेरा ख्याल मेरा अंदाज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं देखिए इतना तेज़ मेरा दिमाग नहीं काम करता लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ 0.4 और 5 के दरमियान है 0.4 अच्छा कैलकुलेटर आपको क्या बताता 0.435 तो मेरा इतना गलत अंदाज़ा नहीं था 0.42 अच्छा अब मैं इसको 3 4 5 6 7 8 9 और मैं इसको इन्फिनिटी पर ले जाऊंगा यानी कि n बिलियंस एंड ट्रिलियंस तक ले जाऊंगा अगर इसकी वैल्यू में ठहराव आता है तो फिर xn+1 और xn में फर्क नहीं होना चाहिए अगर इसकी वैल्यू में ठहराव आता है मान लिया मफरूजा है असम्पशन है कि इसके द वैल्यूज विल स्टॉप चेंजिंग ऐसी सूरत में जो फाइनल x है x फाइनल इसके मुताबिक क्या है x into f plus 1 2 into 2 into x f into x ये जी ठीक है ये सही xf इज इक्वल टू 2xf इंटू 1 माइनस xf अब आसान हो गया ना कि हमने यहाँ xf को ये डिवाइड कर दिया सो दिस बिकम्स 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस xf यानी कि 1 माइनस xf 1 है सो 1 माइनस xf इज हाफ जिसके माने तो xf कितना बना यहां से xf कितना बना हाँ अगर 0. xf की क्या कीमत होगी कि उसमें से हाफ निकाल दो तो हाफ ही रह 0.5. जाएगा 0.5 0.5 beautiful so this is our final result that xf is 0.5 अच्छा तो देखें ये 0.2 से शुरू हुआ 0.3 नेक्स्ट स्टेप इज 0.32
Next step is this, and then after millions and millions of steps, it reaches here. ठीक हो गया? अच्छा, this is only if there is a final value, only if there is a final value. तो इसको एक शक्ल देता हूं मैं ऐसे। तो इस तरफ इधर x की वैल्यूज हैं और इधर n इक्वल्स 1 है, n इक्वल्स 2, n इक्वल्स 3, और इधर चलते 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 आखिर बहुत बड़ी वैल्यूज होंगी। तो शुरू कहाँ से किया? 0.2 से किया। नेक्स्ट स्टेप वाज 0.32, जो कि इससे बड़ा है। नेक्स्ट स्टेप वुड बी अ लिटिल बिट बिगर, एंड फाइनली इट वुड बी दिस। तो अगर एक इस तरह से ये खींचा जाए तो वी वुड अराइव ओवर हियर। So this is normal, very nice, civilized, decent behavior. आप थोड़ा सा n को बढ़ाते जाते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर जाता जाता है। So this equation has got no chaos in it. अगर मैं इसको 2.9999 कर दूं ना तो भी ये ठीक है, लेकिन जब मैं इस नंबर को छेड़ूंगा, मजीद इसको 3 बनाऊंगा या 3 से ज़्यादा इसकी कीमत होगी, तब इस इक्वेशन की प्रिडिक्शंस बिल्कुल ही और हो जाएंगी। फिर इट विल गो टोटली वाइल्ड, देन इट विल बिकम लाइक दिस। सो फर्ज कीजिए कि मैंने इसको 4 कर दिया, 3 की बजाय 4 कर दिया, और 0.2 ही से शुरू किया, कोई हल नहीं। तो ये आपने मुझे बताया है कि अगर मैं इधर 0.2 से शुरू करूं तो ये बनेगा 4 इंटू 0.2 इंटू 1 माइनस 0.2, और फिर आगे ये सिलसिला चलता चला जाएगा। अच्छा, जब इधर पहुंचेंगे तो यकायक एक वैल्यू इधर चली जाएगी, अगली वैल्यू इधर चली जाएगी, और एक और करूंगा तो ये इस तरह के केओटिक रीजन्स आ जाएंगे। यानी कि मैं n की एक वैल्यू बढ़ाता हूं तो ये उधर चला जाता, दूसरी वैल्यू एक वैल्यू और बढ़ाता हूं तो नीचे चला आता, और ये वो केओस है जो आप देख रहे हैं। इससे मिलती जुलती चीज़ है उस पेंडुलम में कि हम इक्वेशंस के उस रीजन में पहुंचे हैं जहां अगला पिछले से जुड़ा हुआ नहीं है। तो it has become more and more difficult to predict where the final outcome will be. ये उसकी बहुत सादा मिसाल थी, and you know this is a lovely little equation that can be explored further, लेकिन उसके लिए फिर ज़्यादा थोड़ी सी मैथमेटिक्स चाहिए होगी। तो इस सब कुछ से हमने एक बात सीखी कि हालांकि इस चीज़ से ज़्यादा सादा क्या हो सकता, क्या चीज़ इससे ज़्यादा सादा हो सकती। जो लॉरेंट्ज के 3 इक्वेशंस थे, जो मैंने लिखे नहीं, क्योंकि देखें ना डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में तो तुम लोग बाद में ही सीखोगे ना, वो बहुत मज़े की ब्यूटीफुल चीज़ है। लेकिन ये बटरफ्लाई उधर से आया, और ये हमें बताता है कि जितने भी सैटेलाइट्स आप आसमान में खड़ा कर दें और जितनी भी ज़्यादा प्रिसिशन से
आप टेम्परेचर नापें इधर उधर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, आप मौसम की पेशन गोई नहीं कर सकते एक हद के बाद। हफ्ता ठीक है, 8वां दिन थोड़ा सा शेकी है, 9वां 10वां उसमें अब प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो गई। सो दीज आर द लिमिट्स ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। ये सिर्फ मौसम के बारे में नहीं है, ये बहुत से सिस्टम्स के बारे में। और जो फलक की अजसाम की मैंने बात की थी ना, कि न्यूटन ने तो ये हमें बावर करा दिया था कि बस जान लो कि कौन सा सैयारा कहाँ पर है, किस वक्त है और किस तेज़ी से मूव कर रहा है, तो ये उसका पास्ट डेट है। तो आइंदा हर आने वाले वक्त के लिए मैं बता सकूंगा कि वो कहाँ होगा। फिर तो चांद की भी आप पेशन गोई कर सकते, वो तो ईद के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अब मसला ये है कि आप कर तो लेते हैं, लेकिन आप सिर्फ 10 मिलियन साल के लिए कर सकेंगे। 10 मिलियन साल तक आप ये बता सकते हैं, जो मौजूदा हमारे पास कंप्यूटर्स हैं उनकी मदद से आप जान सकते हैं कि अगले 10 मिलियन साल तक चांद ठीक किस जगह पर होगा, टू विद इन 1 इंच। और 1 इंच तो आजकल बहुत बड़ा फासला है। वी नो द पोजिशन ऑफ द मिरर्स ऑन द मून टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये पता है कैसे? तो ये जो 1973 में अपोलो मिशन गया था चांद पे, तो उधर उन्होंने मिरर्स छोड़े थे। अच्छा, उन मिरर से हम लाइट बाउंस करते हैं। अच्छा, अगर चांद पे ज़लज़ला आए, चांद पे ज़लज़ला आता है ना, क्यों आता? क्योंकि जैसे ज़मीन में ज़लज़ले आते, वो मिट्टी सेटल होती है, अंदर चांद अब भी गर्म है, तो जब ज़लज़ला आता है तो वो मिरर्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं, तो हम जान सकते हैं कि वो वाइब्रेशन कितनी है। और इसमें हमें सिर्फ वो इक्वेशन सॉल्व करनी है जो न्यूटन ने लिखे थे 400 साल पहले। मगर अब मैंने 10 मिलियन साल का एस्टिमेट दिया ना आपको, वो इसलिए कि सोलर सिस्टम खुद केओटिक है। मगर इसमें केओस बहुत बाद में आती। तो वो जो एक कर्व यूं जाती है, दूसरी कर्व इसके साथ जुड़ी हुई होती है, बाद में जाके इसमें फ़र्क आता है। अब ये जो फासला है, इसको आप अगर मैथमेटिक्स की ज़बान में, चलिए ये आउट ऑफ कोर्स है तुम्हारे लिए डेल्टा अगर कहो इसको, तो दिस डेल्टा, ये इधर जो मैथमेटिशियंस हैं उनके लिए है। दिस इज, चलिए इसके आगे एप्सिलॉन भी लगा लेता हूँ। एप्सिलॉन जितना भी छोटा हो, जितना भी छोटा हो, अगर लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर है तो फिर टी की एक ऐसी कीमत होगी जिससे अगर वो तजावुज़ कर जाए तो फिर ये लैम्डा, तो ये डेल्टा बढ़ता चला जाएगा, यानी कि आपकी एक्यूरेसी का बेड़ा गर्क हो गया। सोलर सिस्टम के लिए, जो हमारे वेदर सिस्टम्स हैं, उसके लिए 6, 7, 8 दिन, बस उससे ज़्यादा आप पेशेंट गोई नहीं कर सकते। जो सोलर सिस्टम है उसके लिए 10 मिलियन ईयर्स। तो ये एक और दूसरे सिस्टम में बड़ा फ़र्क आता है कि कहाँ तक आप पेशेंट गोई कर सकते हैं, जिसके बाद फिर केओस टेक ओवर कर लेता। अच्छा, अब इतनी सारी बातें हैं बताने की, लेकिन एक आखिरी बात मुझे बताए बगैर कुछ तिश्नगी महसूस होगी, और वो है फ्रैक्टल्स की। तो फ्रैक्टल्स एक 1980s की ईजाद है मैथमेटिशियंस की,
और ये एक नहायत ही दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जिनका हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये लाइन लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, इधर छोटा सा इसकी भी ज़रूरत, मैं कोई सा एक लाइन ऐसी खींचता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, इसकी लाइन, इसकी लंबाई चलिए 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब इस 1 सेंटीमीटर के अंदर रहते हुए इसमें मैं अब पैटर्न्स बनाना शुरू करता हूँ। तो हालांकि ये 1 ही सेंटीमीटर है या 1 ही इंच है, लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ चलूँ ना, तो मुझे ज़्यादा फासला तय करना पड़ता। कितना ज़्यादा फासला तय करना होगा? आप कहेंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस बात से आप हैरान होंगे कि इन्फिनिट फासला भी तय किया जा सकता है। इन्फिनिट, ये एक मैथमेटिशियन की ईजाद थी या दरियाफ्त थी, पता नहीं, ये चीज़ें दरियाफ्त होती हैं या ईजाद होती हैं, जिसका नाम था वायरस्ट्रास। और उससे फिर बात आगे निकलते निकलते 1980s में एक नई चीज़ जन्म लेती है जो फ्रैक्टल्स के नाम से जानी जाती है, और जिसका अब हम देखते हैं कि इतलाक़ जगह जगह दुनिया के मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है। और ये एक छोटी सी मूवी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फ्रैक्टल्स का केओस के साथ भी एक ताल्लुक़ बनता है, लेकिन वो फिर सवाल जवाब में हम एक्सप्लोर कर सकेंगे। Suppose that we start with a filled-in triangle, maybe something like this, and imagine it, actually let's imagine white being filled in here just for simplicity. Now suppose we connect the midpoints of each of these, of each side, and then we remove that middle triangle. So I'm going to do that to say that's removed. Now we repeat the process. On each remaining triangle, we connect the midpoints, and we remove the middle triangle. And again, we repeat the process. On each remaining triangle, we connect the midpoints and remove the middle triangle. Now you can imagine this is a process that we could continue for as many times as we wanted to. If you want to see a slightly prettier version of that, here we go. So there's my initial, after the first step, after the middle triangle is removed, step 2, removing the middle of each of them, step 3. And if we continue this essentially indefinitely, we're imagining the result of this shape if this process were to continue forever. The result would look something like this, and it's called the Sierpinski gasket or Sierpinski triangle. And it exhibits this self-similar behavior. The idea being that if we look at just a portion of the whole, that piece, if we were to zoom in, looks identical to the whole. And that's the idea of self-similar. In fact, if we were to zoom in here, it looks identical to the whole. If we were to zoom in here, it looks identical to the whole. And that is the idea of self-similarity. Now, we can generate self-similar shapes using an idea called initiators and generators. So the idea is the initiator, in this case, is a line, and the generator says at each step, replace each instance of the initiator
with a scaled copy of the generator. So in step 0, at the very beginning, we start out with just a line. In step 1, we take that line segment and we replace it with a copy of the generator. In step 2, we're going to take this and we're going to replace each line segment, and notice there are now 1, 2, 3, 4 line segments, with a copy of the generator. So we're going to take this here, and each of these line segments is going to get replaced with a copy, possibly, in this case, notice these ones are rotated, but is replaced with a copy of the generator, leaving us with, oh no, I erased too much. We're leaving us with this shape as our step 2. In step 3, we repeat that again. In this case, again, replacing each of these little line segments with a scaled copy of the generator. So now we'll have I think I enlarged it a little bit there, but you can follow along here. And there's half of it, and then we come down the other side. Notice each line segment here got replaced with a copy of that generator. And it looks something like that. And if we were to continue this process over and over again, we get this shape called the Koch curve. And if you put 3 of them together, you get a really nice little picture called the Koch snowflake. And this is an example of an iterated fractal that is, again, self-similar because this portion looks identical to the whole. So if we were to zoom in, this piece would look identical to the whole. ओके तो फ्रैक्टल्स और केओस का इस हद तक ताल्लुक़ है कि जो थोड़ा सा जो फ़र्क आता है इनिशियल कंडीशन में, उससे एक बिल्कुल ही और चीज़ बन जाती है। लेकिन फ्रैक्टल्स की अपनी एक बड़ी अहमियत है। ये क्योंकि एक ही पैटर्न है जो रिपीट होता चला जाता है, तो ये जब मैंने आपसे कहा कि ये 1 सेंटीमीटर का है, तो दिस इज़ द फेमस कोस्ट लाइन प्रॉब्लम। तो अगर आप समंदर के साथ साथ चलें, अगर आप साहिल पे चलें तो फासला इतना ही आप तय करेंगे, लेकिन उस कोस्ट लाइन में कितना ऊंच नीच है, उसमें कितनी डिटेल है, जितना फासला आपको चलना पड़ेगा उसकी कोई हद नहीं, वो लामहदूद है, लामहदूद हो सकता है। एंड दिस विल बी ऑल बिकॉज ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग आइडेंटिकल पैटर्न्स। और ये फ्रैक्टल्स का कमाल है। और फ्रैक्टल्स की बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं जो मुझे दिखानी चाहिए थी, लेकिन मैं डाउनलोड वक्त पे नहीं कर सका। इसका इतलाक़ हमारे जिस्म पर भी होता है। हमारे जो खलिए हैं अंदर, वो रेप्लिकेट होते हैं और इस अंदाज़ में होते हैं कि जो मुख्तलिफ़ हमारे जिस्म के अज़ा हैं, जिगर है, दिल है, गुर्दा है, पित्ता है वग़ैरह, ये सब फ्रैक्टल्स हैं फ्रॉम सम इनिशियल पैटर्न। वो पैटर्न रिपीट होता जाता है, लेकिन उसकी शक्ल और सूरत बदलती है। ये ऑर्गन ये काम करता, वो ऑर्गन वो काम करता। आखिर में, और मैं बात इधर ख़त्म करने वाला हूँ, इसके बाद फिर सवाल जवाब। इस सब कुछ से हमने क्या सीखा? ये कि इक्वेशंस आपकी इंतहाई सादा हो सकती हैं, जो उसूल हैं वो बहुत सादा हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी इत्तफाक़ी हो सकती है।
ये नहीं कि कोई उसूल नहीं है, उसूल हैं। ये मासूम सी इक्वेशन है, लेकिन आप प्रिडिक्ट करें, ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट इज x 2049 फ्रॉम x 2048, नहीं कर सकते। वो पूरा आपको कंप्यूटर चलाना पड़ेगा यहाँ से वहाँ तक, आप बता नहीं सकते कि व्हाट इज दैट हाई वैल्यू ऑफ n, क्योंकि ये केओटिक है। और मौसम, हाँ, देखें, हम मानते हैं कि हम मौसम की पेशन गोई नहीं कर सकते 6 महीने बाद की, जितने भी कंप्यूटर आप लाएं, जितना भी उसमें प्रिसिशन हो इनिशियल डाटा का, लेकिन हद हो गई 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद। और क्या, स्टॉक मार्केट, इट्स केओटिक। वो मेरा पेंडुलम, वो भी केओटिक। अच्छा, इसका जवाब मैं आपसे पूछूंगा कि कितने मैग्नेट हैं, तो दैट वाज केओटिक। हालांकि कितना सिंपल सिस्टम है। कितने मैग्नेट थे? लेट्स हैव नाउ, हाउ मेनी मैग्नेट्स वर देयर? 3। I think I can see 5. 5 है। हाँ। So there are 5 magnets. वो मूवी में आपने 3 मैग्नेट्स देखे थे, एग्जैक्टली द सेम प्रिंसिपल। अच्छा, एक फ़र्क, उस मूवी में कुछ वक्त के बाद वो आके रुक जाता ना एक मैग्नेट के ऊपर। इधर तो ये चलता रहता है, ये रुकेगा नहीं, ये जब तक इसकी बैटरी नहीं ख़त्म होती। बैटरी इसलिए लगाई गई है कि वो जो थोड़ी सी एनर्जी लॉस होती है उसको मेकअप करता है, लेकिन बैटरी के बगैर भी अगर मैं बैटरी इससे निकाल भी दूं तो भी केओटिक मोशन है। अब इसमें कोई प्रिडिक्शन मुमकिन नहीं। इसके जो उसूल हैं, जो इक्वेशंस हैं, बहुत सादा हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशन की एक हद है। एक हद के बाद हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये पेंडुलम कहाँ होगा। हाँ, अगर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती आप करें तो शायद पहले 2 सेकंड के लिए आप कर सकें, लेकिन या 1 सेकंड, आई डोंट नो, उसके बाद फिर ये काबू से बाहर हो जाता। एंड दिस इज़ आई थिंक डीपली फिलोसॉफिकल ऑल्सो। कल जब हम इसी हॉल में डार्विनियन एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ ये सवाल उठा था कि क्या आप मुस्तकबिल के बारे में ये बता सकते हैं कि किस किस्म के जानदार जन्म लेंगे? और उसका जवाब ये है कि नो चांस। उसूल बेशक आपके सादा हों, लेकिन जब आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब ये कि आपकी प्रिडिक्टिव पावर्स महदूद हो जाती हैं। ये नहीं कि ख़त्म हो जाती हैं, ये भी उस एक्सट्रीम पे भी हमें नहीं जाना चाहिए। तो जैसा कि ये बटरफ्लाई इफ़ेक्ट है यहाँ पर, हाँ, वो तितली जो है पंख अपने फड़फड़ाएगी, जिसका मतलब ये कि मौसम कहीं पर उसकी वजह से बदलेगा, लेकिन वो कुछ एक्सट्रीम्स के अंदर बंद है। और अगर आप नए पॉइंट को अपना डेटा बनाएं तो फिर उससे आगे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये कि बहुत आगे तक नहीं कर सकते, कुछ वक्त आगे तक कर सकते हैं। सो दैट इज the whole lesson from today. We have predictive power, but not unlimited predictive power. Okay. अब
Can we control chaos? And if we can, how can we control it? Can we control chaos? That's actually a very important question. And in certain engineering systems, you can control chaos. Let me give you this example. So, if this over here was 2, then this is a very nice, smooth system. When it becomes 2.999, then you are getting into a very shaky area. When it becomes 3, then you are in chaos. When it becomes 3.1 and above, then you know that this system has become chaotic. Okay, so then how do you control chaos? So if you are an engineer, you will try to make whatever is over here less than 3. And how to make it less than 3? That depends upon what you are dealing with. तो हाँ, हम chaos को control किसी हद तक कर सकते हैं. अब देखें, मौसम के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो तो होगा जो होगा. लेकिन जो सिस्टम्स हम खुद डिज़ाइन करते हैं उनमें हम ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी ला सकते हैं पैरामीटर्स को एडजस्ट करके. तो इंजीनियरिंग का अब ये एक हिस्सा बन गया. chaos disruption से cause हो सकता है? डिसरप्शन से यस. सो जैसा कि अगर गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ तो कुछ वक्त के बाद उधर इंतशार फैला होता है, केओस होता है, लोगों को पता नहीं होता कि क्या करें, इधर उधर भाग रहे होते हैं. तो हाँ, वो डिसरप्शन से मतलब ये कि जैसा कि एक्सीडेंट हो या कोई ट्रांसफार्मर फट जाए या इस तरह की चीज़ हो, जल्जला आ जाए. या मगर ये मैथ्स और फिजिक्स में भी हो सकता है डिस्ट्रप्शन की वजह से chaos? मैथ्स और फिजिक्स में क्या? कि अगर डिस्ट्रप्शन ले आए इक्वेशन में फॉर एग्जांपल में, तो chaos कॉज होगा? यानी कि इक्वेशन खुद ही बदल जाए या इक्वेशन में कोई चीज़ बदली जाए थोड़ी, हम डिस्ट्रप्शन कॉज करें थोड़ी बहुत उसमें. हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपोनेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ख़राब हो जाए तो वहाँ पर डिसरप्शन हो जाती है. या अगर वो ओवरलोड हो जाए या कुछ ना कुछ हो जाए उधर, या उसको एक हद से ज़्यादा वोल्टेज दी जाए, तो yes, that can happen. Then the equation will change. Yes. Okay. अच्छा सर, अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे देखें तो इलेक्ट्रॉन्स, एटम का स्ट्रक्चर, उसमें हमें एक सिस्टमैटिक वे नज़र आता है. इसी तरह सोलर सिस्टम को देखें, गैलेक्सीज को देखें, तो काफ़ी हद तक हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें बड़ी सिस्टमैटिक मूव कर रही हैं. कोई केओस तो कम है इन चीज़ों में. तो इसको हम कैसे फिर देखेंगे? हाँ, तो सारे सिस्टम्स केओटिक नहीं होते. मिसाल के तौर पर अगर क्वांटम मैकेनिकली आप एक हाइड्रोजन एटम को एनालाइज करें तो उसमें उसमें कोई केओस नहीं है. केओस आता है जब आप टाइम में प्रिडिक्शन करते हैं या किसी ऐसी क्वांटिटी में जिसकी कोई हद नहीं है, जो अनलिमिटेड है एक डायरेक्शन में. बहुत से सिस्टम्स हैं जिनमें केओस नहीं होता. बिग बैंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ केओस. Well, Big Bang is an example of chaos. It's certainly true, there was chaos in the beginning. अब ज़्यादा तरतीब है. और इस सवाल को एंट्रोपी के हवाले से ज़्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है. एंट्रोपी, इंतशारियत आप कहें तो जब आप किसी जिस्म में हीट पहुंचाते हैं
तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है, उसके अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो बेतरतीबी से इधर उधर हरकत करते हैं, जितनी ज़्यादा हीट आप डालते हैं तो उसको एंट्रोपी कहते हैं। तो बिग बैंग के हवाले से ये कि कायनात जब बनी तो उसमें बेतरतीबी थी, इंतशार था, उतना ही इंतशार अब है जितना कि पहले था, लेकिन कहीं कहीं इंतशार कम हुआ है और जगहों पे वो ज़्यादा हुआ। तो जैसा कि ज़मीन इंतशार को कम करती है, उस एंट्रोपी को कम करती है, ये जो हमारे अपने जिस्म हैं, हम ऑर्गेनाइज्ड हैं ना, हम गैस तो नहीं हैं। हमारे जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इस जिस्म को अगर उन एटम्स में तोड़ा जाए, अलग कर दिया जाए, तो वो ज़्यादा एंट्रोपी वाला है। जिस हाल में मैं हूँ एंट्रोपी कम है। अच्छा, तो ज़मीन एक छोटा, बहुत छोटा हिस्सा है पूरी कायनात का, लेकिन यहाँ एंट्रोपी कम है बनिस्बत सूरज के अंदर या ऐसे अजसाम में जिनमें कोई तरतीब नहीं है। सर, जैसे जैसे हमारा इल्म बढ़ रहा है तो हमें लगता है कि चीज़ों में कोई ना कोई एक रब्त होता है, एक सिस्टमेटिक चीज़ें होती हैं। जैसे हमने लॉज बना लिए हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। तो आपने कहा कि कहकशाओं में या इवन यूनिवर्स में आपको नहीं मिलती इतनी सिस्टमेटिक चीज़ें, यानी कि बिला कानून है, आपने कहा लॉलेस है। जबकि हम तो लॉज ढूंढते जा रहे हैं, मालूम करते जा रहे हैं, हमारा नॉलेज में जो चीज़ें आ रही हैं। नहीं, देखें, वो लॉज हम बनाते नहीं हैं। वो अगर किसी शख्स के नाम पर मंसूब हो जाए तो ये नहीं कि वो उस कानून का बनाने वाला है, वो उसका दरियाफ्त करने डिस्कवर, वाला हाँ जी, है। हाँ, जैसा कि ओम्स लॉ है या बॉयज़ लॉ या चार्ल्स लॉ या न्यूटन्स लॉ। तो इस कायनात में कानून तो है, उस कानून को हमने दरियाफ्त किया है। उस कानून की मदद से हम ये समझ चुके हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें उस हाल में क्यों हैं। अगर मैग्नेट को आपस में अट्रैक्ट करता है तो क्यों, उसके पीछे जो कानून है वो हमने डिस्कवर किया। वही कानून कारफरमा हैं सूरज के बीच में, सितारों के अंदर, कायनात के उस हिस्से में और उस हिस्से में। तो आपका असल सवाल क्या है कि फिर हम क्यों कहें कि जो कायनात है वो बिला कानून है? हम ये क्यों ना कहें कि हम जैसे जैसे जानते जा रहे हैं हमें वो कानून पता लगते जा रहे हैं? नहीं, किसने कहा कि बिना कानून है? अच्छा, कानून है। अगर कानून ना होता तो हमारी टेक्नोलॉजी भी ना होती। अच्छा, आज अच्छा, मुझे लगा आपने शुरू में ऐसा कुछ कहा था कि बिना कानून है। मैं भी डिटरमिनिज्म के हवाले से जो डिस्कशन है तो उसकी तरफ डिटरमिनिज्म जाएगा और कि चीज़ है। वो यूनिवर्स जो है वो डिटरमिनिस्टिक है, तो जैसे कि न्यूटन और लप्लास ने प्रपोज किया था। तो आई थिंक ये अजम्पशन ठीक है मेरे ख्याल में भी, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स हर दफ़ा चेंज हो रहे हैं। और जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि हिडन वेरिएबल्स हैं और मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, और ऐसा लग रहा है कि हमारी डीप डिज़ायर भी यही है कि हम सिस्टम्स को डिटर्मिनिस्टिक करना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। तो बीइंग मैथमेटिशियन मैं भी समझता हूँ कि यूनिवर्स जो है वो कानून, कोई मैथमेटिकल लॉज है जिसको वो फॉलो कर रहा है। सम प्लेसेस पे हमें केओस ज़रूर नज़र आता है, लेकिन केओस भी बेसिकली मैथमेटिक्स से ही हमें पता चला है कि ये सिस्टम के अंदर केओस है, और कभी उसी केओस से दोबारा स्टेबिलिटी भी आ जाती है और फिर दोबारा से केओस भी आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है। कुछ इनिशियल कंडीशंस हैं जिससे यूनिवर्स आगे एक्सपेंड हो रहा है, उसके अंदर फर्दर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, वेरिएशंस आती हैं, केओटिक होता है और फिर दोबारा से उससे नई क्रिएशन भी होती है। तो न्यूटन और जो लप्लास और इवन आइंस्टाइन वो सारे डिटर्मिनिज्म को ही बेसिकली फॉलो कर रहे थे। और अभी मेरे ख्याल में हमारी भी डीप डिज़ायर यही है कि सिस्टम को किसी तरह हम डिटर्मिनिस्टिक कर लें। पता नहीं हमारी डीप डिज़ायर है कि नहीं, क्योंकि हम
ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारी मर्जी भी चल सकती है, कि हम So- कठपुतले नहीं हैं। सो यहाँ फिर फ्री विल की जो डिस्कशन है उसमें फिर फ्री विल पे एक और सेशन हो सकता है, लेकिन फ्री विल फिर आइंस्टाइन के मुताबिक फ्री विल इटसेल्फ एक इल्यूजन है जो हमारा माइंड जो है वो क्रिएट करता है। बहरहाल मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर शख्स की ये ख्वाहिश नहीं होती कि हर चीज़ तय हो, कि तकदीर हमें कि तकदीर ने तय कर दिया है कि क्या होना है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि फ्री विल एग्जिस्ट करता है। आई वॉन्ट टू बी अ फ्री पर्सन, आई वॉन्ट टू बी एबल टू मेक डिसीशंस। शायद ये एक शराब हो, एक महज एक ख्याल हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये नहीं है कि सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक हो। लेकिन ये जो ख्वाहिश इटसेल्फ पैदा हुई है, ये भी तो इसके पीछे भी कोई फैक्टर्स हैं, इसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि कुछ सुपर डिटर्मिनिज्म है। सर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बुक में एक कॉन्सेप्ट लिखा इनिशियल बाउंड्री कंडीशन का, दैट इफ़ देयर इज़ एनी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन टू दिस यूनिवर्स तब यूनिवर्स का फेट ये होगा। तो अगर यूनिवर्स में क्योस है तो हम फिर यूनिवर्स के फेट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखें, ये बहुत ही सादा सोच है कि श्रोडिंगर इक्वेशन होल्ड करेगी उस वक्त जब ठीक जिस वक्त कायनात वजूद में आई। अगर ये बात सही है स्टीफन हॉकिंग की, तो देखें बहुत ही सादा इक्वेशन है ये। ये सारे फंक्शन ऑफ बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ वेरिएबल्स है, और ये फंक्शन भी नहीं है, फंक्शनल है। ठीक है, ये एक फंक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पे समझा जाए। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए कभी कभी, माजरत चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको इनिशियल वैल्यू देना होगा उस फंक्शनल का। सो देयर इज अ वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स। इफ़ यू प्रोसीड ऑन दैट असम्पशन, तो फिर इसकी टाइम एवोल्यूशन गारंटीड है। फिर जो इनडिटर्मिनिज्म आएगी वो क्वांटम इनडिटर्मिनिज्म है, क्योंकि वो हमेशा प्रोबेबिलिटी के लिहाज से आपको फिर उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। हाउ दिस अफेक्ट्स द आइडिया ऑफ फ्री विल, आई डोंट नो। आई डोंट थिंक हॉकिंग न्यू, एंड आई डोंट थिंक पेनरोज नोज। किसी को नहीं पता भाई, ये बहुत गहरे सवाल हैं। लेकिन ठीक है, जो हम जानते हैं, जितनी फिजिक्स आती है, उसी दानिश से, उसी समझ से हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन chaos एंड एंट्रोपी? Entropy is just counting states of a system. Chaos, so there is a certain entropy of the gas in this room. How many different states are accessible to the particles that make up the atmosphere in this room? उसका एक definite mathematical जवाब है। अच्छा, और उसकी एक definite numerical value है। लेकिन chaos एक और चीज़ है ना। केओस ये है कि आप इनिशियल वैल्यू से शुरू करते हैं कोई सा भी सिस्टम, और आप जानना चाहते हैं कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अगर आप ये दावे से कह सकें कि ये होगा, तो फिर केओस नहीं है। बसूरत दीगर वो सिस्टम केओटिक है। कुछ सिस्टम्स केओटिक होते हैं जैसा कि ये, और कुछ नहीं होते। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि समरी ऑफ दिस सेशन इज़ कि एक सिस्टम ख़ास हद तक जो है ऑर्डर स्टेट में होता है, फिर उसके बाद वो क्योस में चला जाता है, जिस तरह ग्राफ से हमें पता चला। नहीं, इस आज के इस सेशन का लुबे लुबाब ये है कि उसूल हैं इस कायनात में, हर चीज़ के पीछे, इस क्योटिक पेंडुलम के पीछे भी उसूल हैं, और वो कदरे सादा हैं। लेकिन सादा होने के बावजूद हम पेशन गोई नहीं कर सकते। तो अब
ये मेरा ख्याल है कि दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कम्स आउट ऑफ दिस। मतलब एक ख़ास हद तक रैंडम पहले तो ऑर्डर स्टेट में जो होता है जिस तरह ग्राफ हमने देखा, और फिर उसके बाद जो है रैंडमनेस आ जाती है। हाँ, ऐसे कुछ पैरामीटर्स है जिससे हमें पता चले कि इसके बाद chaos आने वाला है। हाँ। तो कुछ सिस्टम्स कुछ हालात में बिना केओस होते हैं, और जब आप उस सिस्टम को थोड़ा सा बदल देते हैं तो फिर वो केओटिक बन सकते हैं। अगर आप इसके आगे नंबर को 2.9 से 3.1 ले जाएं तो ये इसका बिहेवियर टोटली बदल जाएगा। प्रिडिक्टेबिलिटी विल बी लॉस्ट। सर मे बी आई एम रॉन्ग कि आप जिस सिस्टम से बता रहे हैं ये जो है ये ऑर्डरली डिसऑर्डर्स को शो कर रहा है या डिसऑर्डरली ऑर्डर को शो करेगा। एक दूसरा ये कि जो आप मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं तो मैग्नेट्स के अंदर हम ये कहते हैं कि इंटरसेक्शन जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है और पोल्स के ऊपर ज़्यादा होती है, तो वो बिहेवियर भी यहाँ पे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं, वो कोई नहीं देखें। ये इसमें जो 5 मैग्नेट है ना, फिर चेक कर लीजिए 5 हैं। तो जब ये मैग्नेट उन 5 के नज़दीक पहुंचता है तो उसको धक्का मिलता, वो फिर भटक कर दूसरे के पास जाता, फिर उधर से या तो वापस आ जाएगा या किसी और के पास जाएगा। तो ये सादा सा उसूल है कि मैग्नेट का एक पोल दूसरे पोल को धकेलेगा, और अगर ये मुख्तलिफ हों, नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ खींचेगा, साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, साउथ साउथ परे करेगा, नॉर्थ नॉर्थ परे करेगा। तो वो बात नहीं है। ये चल बहुत कुछ कह लिया। सर क्या ये हो सकता है कि हमारी इक्वेशन ही इतनी वीक है कि एक सर्टेन पॉइंट पे इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी के पावर लूज कर जाती है? क्या मतलब वीक है? यानी कि इक्वेशन इज नॉट परफेक्ट ये तो प्रेडिक्टेबिलिटी के देखें लिहाज ना, से। मैंने घड़ लिया इधर बैठे बैठे, मैंने ये घड़ लिया। आप इसको वीक कहें स्ट्रॉन्ग कहें, ये एक ताल्लुक है पिछले और अगले वैल्यू के बीच में। पिछला अगर मालूम हो तो अगला मालूम हो सकता है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं। तो अगर यहाँ 3 से कम हो तो इधर बैठकर मैं जान सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है फॉर एनी एन। लेकिन अगर ये 3 से ज़्यादा हो तो फिर ये वैल्यूज़ वाइल्डली ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेंगी, फिर हम केओस में दाखिल हो जाएंगे, केओटिक रीजन में दाखिल हो जाएंगे। इक्वेशन का कसूर कोई नहीं भाई, ये तो आप कुछ और बना सकते हैं। गर्ज ये कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो इंतहाई सादा है। इससे ज़्यादा सादा क्या हो सकता है? आखिर इधर बच्चों ने भी ये बात बता दी कि इसका अगर इसकी एक वैल्यू मालूम हो तो अगली वैल्यू आप जान सकते हैं। इससे ज़्यादा सादा कुछ नहीं हो सकता। उस सादगी के बावजूद इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। प्रिंसिपल्स कैन बी सिंपल बट बिहेवियर कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। तो आई थिंक दिस इज दी इस लेक्चर का निचोड़ ये है। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि जो हार्प टेक्नोलॉजी है वो भी बटरफ्लाई के इफ़ेक्ट से ही वो चलती है? हार्प टेक्नोलॉजी उसका तो अगर आपको यहाँ सैलाब लाने हैं, ज़लज़ले लाने हैं तो चीन में बीजिंग में आप फिर तितलियाँ उड़ाएं, वो ज़्यादा कामयाब होगा। सर इन द सेंस कि शॉक वेव्स हैं एक जगह पे इम्प्लीमेंट होते हैं और उससे हैटी में ज़लज़ला आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो भी एक तरह से मैं बटरफ्लाई इफेक्ट से कह सकता हूँ ना? नहीं, शॉक वेव्स देखें, शॉक वेव्स इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन।
सही। जहाँ कुछ नॉन लिनियरिटी भी हो, तो उसमें ये कि एनर्जी ऐसे बंच हो जाती है और वो फिर आगे चलती है। जैसा कि एक जहाज़ जब वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ उड़ता है तो उसके आगे एक शॉक वेव होती है और वो शॉक वेव फिर एक ज़मीन पर पहुंचकर एक बूम क्रिएट करती है। सही। सर दूसरा क्वेश्चन ये कि मगर दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू Chaos. chaos, nothing to do with chaos. सही 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 सही। सर तो इसमें तो एक ये चीज़ था कि अगर बटरफ्लाई एक जगह पे वो पर मारती है तो दूसरी जगह पे बारिश होने का इम्कान होता है या वहाँ पे जो है मौसम तब्दील हो जाता है, तो तकरीबन ये रिजेंबल नहीं कर रहा उस चीज़ से। किस चीज़? जो मैंने हार्प टेक्नोलॉजी की बात की। देखो ये एक ऐसा इस्तेआरा है कि आप ज़रा सा इधर कुछ फ़र्क लाएं तो उधर फ़र्क पड़ेगा। वो इस लिहाज से कि प्रिडिक्टेबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है और कुछ नहीं। हार्प देखें, एक तो पाकिस्तान में कंस्पिरेसी थियरिस्ट की कोई हद नहीं, जो कहते हैं कि सारी ख़राबियाँ अमेरिका से आती हैं और फिर ये एक्सपेरिमेंट जो 15 साल पहले किया गया उसकी वजह से यहाँ तहत पड़ा। पता नहीं, ये तो सही इस पे बस हंसा ही जा सकता। सर इट मीन्स कि जो कियोस है और ये मतलब है हमें अगर इनिशियल वैल्यू मालूम हो तो हमें आगे यानी फ्यूचर भी उसका मालूम, तो एक इस चीज़ को हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो प्रिडिक्शन है कि हम बिल्कुल, आप प्रिडिक्शन हर वक्त करते हैं। सही। आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो आपकी प्रिडिक्शन होती है कि वो मोटरसाइकिल वाला यूं आएगा और अगर मुझे उससे बचना है तो मुझे थोड़ा सा इधर होना है या स्पीड कम करनी है, बढ़ानी है। तो प्रिडिक्शंस तो आप हर वक्त करते रहते हैं। आपका दिमाग एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर ये सारी इनिशियल वैल्यूज़ पहुंचती हैं और फिर कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए से फिर आप उसका लाहे अमल तय करते हैं। सही सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पास में हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा वगैरह नहीं होता था और प्रोसेसिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ द डाटा के जिसके पास अब हमारे पास एक्सेस है और द कंसिडरिंग द प्रोसेसिंग पावर, सो कैन वी फाइंड द पैटर्न्स इन द केओस एंड कैन वी मेक बेटर डिसीजंस इन द chaotic सिस्टम्स, जैसे कि आजकल सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स और दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स? द आंसर इज़ नो। आप जितना भी बड़ा कंप्यूटर बनाएंगे, चलिए क्वांटम कंप्यूटर ही बना लें और उस क्वांटम कंप्यूटर में लाखों बिट्स हों, जो कि बहुत मुश्किल है, नामुमकिन की हद तक है, लेकिन उस कंप्यूटर में भी इतनी ताकत नहीं कि वो दुनिया के हर आने वाले वाक़े की पेशन गोई कर सके। लाइफ इज़ जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर दैट। लेकिन देखें, कमाल की बात यह है कि हमने ऐसे सिस्टम्स की शनाख्त की है, उनसे हमने प्रिडिक्शंस निकाली हैं जिनको टेस्ट किया गया और जिसकी बुनियाद पर हमने ये मॉडर्न सिविलाइजेशन खड़ी की है। आप देखें, जो भी टेक्नोलॉजी आपकी, रेडियो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इस सब के पीछे बस चंद सादा उसूल हैं और उनका इतलाक जब उनके ऊपर होता तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हम रॉकेट छोड़ेंगे तो ये ठीक जाकर मार्स पे पहुंचेगा, और पहुंच जाता क्योंकि वो सिंपल सिस्टम्स है ना। सिंपल मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन वो काबू में आते हैं। सर देन व्हाट आर द लाइक कुछ आइडियल केस है कि लाइक जैसे आइडियल एक आपका इन्वायरमेंट होता है कि जिसके ज़रिए हम प्रिडिक्ट कर सकें केओस को, क्या क्या चीज़ें हमें लाइक चाहिए होंगी? यू कांट प्रिडिक्ट द होल थिंग अबाउट केओस इज यू कांट प्रिडिक्ट इट। ये जीता जागता मिसाल आपके सामने है, ये देखो, हम इसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, हालांकि इतनी सिंपल चीज़ है। एंड व्हाई इज इट सो? लाइक हम इसे क्यों नहीं predict? I told you, I can't tell you why. I can. I've demonstrated to you कि इधर 2 लगाओ तो ठीक है, अगर 4 लगाओ तो नहीं है। Some systems are chaotic, others are not chaotic.
So there is no reason behind that. There is, यार अब reason आगे, what do you want as the reason? I'm saying that for a certain parameter over here, below that it is normal, above that it is chaotic. ऑनलाइन क्वेश्चंस ले लेते हैं फिर. अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन है वो इस हवाले से है कि अगर दो सिनारियो ले लें, एक सिनारियो में एक सिस्टम का इंट्रॉपी बढ़ रही है और एक सिस्टम है जिसमें इंट्रॉपी नहीं बढ़ रही. दो आइडियल सिस्टम ले लेते हैं. एक इक्वेशन तो मैथमेटिकली तो ठीक अपनी जगह पे है, फिज़िकली क्या उनमें दोनों, क्योंकि कोई ना कोई रिलेशन इंट्रॉपी का जस्ट एक इंट्यूशन के तौर पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद हो. इज़ देयर एनी रिलेशनशिप विद, इज़ देयर एनी अफेक्ट ऑफ एंट्रोपी ऑन द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द क्योस ऑफ द सिस्टम? एक तो ये. दूसरी ये कि क्या क्योस, थ्योरी ऑफ क्योस जो है, इज़ द डेथ ऑफ डिटर्मिनिज्म? थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म है ये तो, या जो 1400 साल पहले हम बैठ के एक जगह और हम वेदर को प्रिडिक्ट कर रहे थे, तो हम शायद एक दिन या 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे तक प्रिडिक्ट कर सकते थे. अब हम 5 दिन तक कर सकते हैं. तो क्या हम 500 साल बाद 5 महीने तक नहीं कर सकते? इज़ देयर एनी रिलेशनशिप? दो अलग सवाल हैं. जी. एक तो ये कि टेक्निकली एंट्रोपी है क्या. अब देखें, एक गैस है, इधर एक दीवार है, इधर बेतरतीब एटम्स यहाँ पर हैं, वो हिलजुल रहे हैं, यहाँ पे दीवारों से टकरा रहे हैं. एंट्रोपी की कोई कीमत है जो, जिसकी कोई वैल्यू है. अच्छा, मैं ये दीवार इधर से हटा देता हूँ, अब ये फैल जाते हैं, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, अब बेतरतीबी बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई. सो आई होप दैट इज क्लियर व्हाट एंट्रोपी मीन्स. एंट्रोपी मीन्स द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर विच मीन्स काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स. जो दूसरा सवाल है कि क्या 500 साल बाद क्या ये मुमकिन होगा कि हम 2-4 दिन नहीं 2-4 महीनों तक आगे बता सकें कि मौसम क्या होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता. देखें, ये वो चीज़ है जो मैथमेटिक्स आपको बताती है कि क्या मुमकिन है, क्या नामुमकिन है. किसी सूरत, जितना भी आप बड़ा कंप्यूटर बना लें, आप 5 महीने बाद की का मौसम बता नहीं सकते. गो के उसूल हमें पता हैं, लेकिन वो मैथमेटिकल सिस्टम ऐसा है कि आपको वो इजाज़त नहीं देता आगे बताने की. और इससे ज़्यादा सादा मिसाल कोई नहीं हो सकती. बार बार मैं फिर इस पर आता हूँ. सर, ऑनलाइन क्वेश्चंस. मुबशर सईद पूछ रहे हैं कि कैन क्योस बी टेकन एज आवर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स एंड लैक ऑफ नॉलेज? नो, मोस्ट डेफिनेटली नॉट. We know the laws, but we cannot use those laws to make predictions in every case for an infinite amount of time. तो हाँ, हम ये बता सकते हैं कि चांद कहाँ होगा अगले 10 मिलियन साल तक के लिए, लेकिन 20 मिलियन साल बाद इसमें बेतरतीबी आएगी, फिर ये प्रिडिक्शंस दुरुस्त नहीं होंगी क्योंकि हम केओटिक रीजन के अंदर दाखिल हो चुके होंगे. मुबशर सईद का ही सेकंड क्वेश्चन है, कैन वी रिलेट केओस एंड इन्फिनिट पैटर्न्स विद द प्रेजेंस ऑफ अदर डायमेंशंस? देखें, केओस क्या उनका मतलब केओस से है या फ्रैक्टल से है? क्या केओस? मैं रिपीट करता हूँ. कैन वी रिलेट केओस एंड इनफाइनाइट पैटर्न्स विद द प्रेजेंस ऑफ अदर डायमेंशंस? इसमें अदर डायमेंशंस की बात ही नहीं है. एक डायमेंशन में भी आपको केओस मिलेगा. तो जैसा कि यहाँ
है, इधर अब मिट गया, इसको आर मैं कहूँगा, चलो ये एक ही डायमेंशन है। डायमेंशन इस लिहाज से कि अगर आप एक लाइन यूँ बनाते हैं, एक्स एक्सिस बनाते हैं, तो यहाँ पर x1 है, x2, x3, x4, तो डायमेंशन एक ही है। लेकिन ये पॉइंट्स कहाँ होंगे, उनकी पोजीशनिंग में केओस आएगा। देयर कैन बी केओस इन एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ कोर्स। इसरार करीम, ये ज़रा मुख्तलिफ क्वेश्चन लग रहा है बहरहाल। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन सिंथेटिक लाइफ? विल साइंटिस्ट्स बी एबल टू क्रिएट अ लिविंग सेल इन अ लैब? It's already been done. Craig Venter. आखिरी क्वेश्चन है, अब्दुल हसीब खान का है ये। वो कह रहे हैं कि दो आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइंस बट आई फील दैट देयर इज़ एन intricate pattern behind every chaotic situation. For example, there is a very famous quote by Shakespeare, there is a method in madness. फिर वो कह रहे हैं कि यानी हम इस वक्त तो इस पोजीशन में नहीं है कि chaos को कैप्चर कर सकें, लेकिन शायद मुस्तकबिल में हम इस जगह पहुंच जाएं कि हम chaos में से मेथड निकाल सकें। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा ख्याल है कि ये तस्वीर आपको सब कुछ बताती है कि there is a method in madness. It has exploded into these. अच्छा, इसको अगर अच्छे रंगों में नुमाया किया जाए ना, तो इसमें इतना स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, इसमें फ्रैक्टल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, and it appears as madness, but there is a method, a very simple method in that madness, and it's recursion relations. Okay, good. Thank you very much. Thank you.